नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे देश की राजनीति में घट रहे घटनाक्रम के बारे में। हुँ, अभय सर नमस्कार। नमस्कार। बीएमसी और महाराष्ट्र में जो नगर निकाय हैं, उनके चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों को भारी जीत मिली है। हुँ, आपने नई परख के कार्यक्रम में इस संदर्भ में वोट चोरी के बारे में चर्चा की है। लेकिन एक बयान जो अखिलेश यादव ने आज दिया, उसने मेरा ध्यान खींचा। अखिलेश यादव जी का कहना है कि भाजपा से बहुत कुछ सीखा जाना चाहिए और वो बहुत ही प्रोफ़ेशनल अंदाज में चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है इसमें कुछ कटाक्ष भी हो, हुँ। लेकिन शायद उनका संकेत इस तरफ भी था कि वो हर जगह आँकड़ों पर ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से अपने कदम उठाते हैं। विपक्षी दलों को भी ऐसा करना चाहिए। अगर हम वोट चोरी के आरोपों को सच मानें या हुँ, उस पे एक संदेह का बादल छाया हुआ हो, हुँ। तब भी आप कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति के लिए किस तरह की संभावित रणनीति की कल्पना कर पाते हैं? देखिए, भाजपा के साथ कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो कि दूसरे दलों के साथ नहीं है। उनमें से पहली खूबी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास में, अगर हम उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास के साथ जोड़ लें, तो 100 साल पुराना इतिहास है उसका। और 1951 से लेकर और 80 के दशक तक, जब जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बना, तब तक का आप समझ लीजिए 30 वर्ष का इतिहास वो है। हुँ। फिर आप जब से भारतीय जनता पार्टी बनी उससे अभी तक देखिए आप उस ये इतना लंबा इतिहास 55 साल का करीब इतिहास वो है। अ, 45 साल का इतिहास वो है। आप देखेंगे इस पूरे इतिहास में, चाहे वो संघ का इतिहास हो, चाहे जनसंघ का इतिहास हो, चाहे भाजपा का इतिहास हो, इन लोगों के भीतर कभी कोई विभाजन नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, कांग्रेस में कई विभाजन हो चुके हैं। जनता पार्टी में कई विभाजन हो चुके हैं। द्रमुक आंदोलन में विभाजन हो चुका है। कम्युनिस्ट पार्टियों में कई विभाजन हो चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों में कई विभाजन हो चुके हैं। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं है इस देश में। तेलुगु देशम में विभाजन हो चुका है। मतलब क्षेत्रीय पार्टियों में भी विभाजन हो चुके हैं और राष्ट्रीय पार्टियों में भी विभाजन हो चुके हैं। लेकिन जो हिंदुत्व की धारा का जो भी सांगठनिक रूप है, उस सांगठनिक रूप में कोई विभाजन कभी नहीं हुआ है। इस चीज़ की तरफ बहुत कम लोग अपना ध्यान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि उनके भीतर में कोई विभाजन ना हो और ये विभाजन इसके बावजूद नहीं हुआ कि उन्होंने बीच में कई बार अपनी नीतियाँ बदली हैं, अपनी रणनीतियाँ बदली हैं। कभी वो अकेले चले हैं, कभी उन्होंने गठजोड़ किया है, उन्होंने गैर कांग्रेस आंदोलन में भी भाग लिया, गैर कांग्रेसवाद में भी भाग लिया उन्होंने, हैं? फिर बाद में उन्होंने एनडीए भी बनाया, एनडीए बनाने के लिए उन्होंने अपने जो विचारधारात्मक मुद्दे थे, उनको उठा के ताक पे रख दिया। हुँ। इसके बावजूद भी उनमें कोई विभाजन नहीं हुआ, कभी भी। अब आप देखिए, उन्होंने महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को तोड़ डाला। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को तोड़ डाला। पार्टियाँ टूट गईं, उससे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही स्थानीय निकायों के चुनाव आए, जो पार्टियों को तोड़ने का प्रयोग था, वो लोकसभा चुनाव में एक बार नाकाम होते हुए भी लगा था। लोकसभा चुनाव में हार गई तो लगा था कि इनकी ये जो पार्टी तोड़ कर अपने आप को मजबूत करने की जो उनकी रणनीति है, ये महाराष्ट्र की जमीन पर नाकाम होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन वो अपना काम करते रहे और अंततः विधानसभा चुनाव तक आते-आते उन्होंने अपने आप को इस मामले में भी कामयाब कर लिया। अब आप देखिए जब नगर नगर निकायों के चुनाव आए, नगर परिषदों के, नगर पालिका के, इन सब महानगर निगम वगैरह के चुनाव आए, तो आप देखिए कि महायुति टूट गया। उसमें से अजित पवार की पार्टी निकलकर शरद पवार के साथ जुड़ गई। यानी महायुति तो देखा जाए तो इस हिसाब से टूट गया ना। विधानसभा में वो उनके साथ हैं, लेकिन इन चुनावों को लड़ने के लिए वो इधर चले गए और महायुति में केवल एकनाथ शिंदे की पार्टी रह गई, भाजपा के साथ में महायुति केवल वही रह गया। लेकिन भाजपा अजित पवार को अभी भी सरकार में रखे हुए है अपनी। ऐसा नहीं कि उन्होंने सरकार से निकाल दिया हो और भाजपा के भीतर इसकी मांग भी नहीं उठ रही कोई। भाजपा के समर्थक और उनका जो पूरा एक दायरा है
राजनीतिक, गैर राजनीतिक समर्थकों का, वो सब लोग इस बात को समझते हैं कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। अब आप इससे अंदाज़ लगाइए कि ये जो अभी पूरा मामला चल रहा है चीन वाला, हैं? चीन अ, चीन भारत की ज़मीन दाबे हुए है। इससे जो राष्ट्रवादी भावनाएँ हैं उससे आहत होती हैं। चीन की वजह से और खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने यहाँ चीन को कितनी गालियाँ दी होंगी। कम्युनिस्टों के खिलाफ सोचना, उनसे नफ़रत करना इन लोगों के संस्कारों में शामिल है। हुँ। लेकिन इसके बावजूद वो देख रहे हैं कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के साथ में दोस्ती की तरफ जा रही है, चीन के साथ हेल-मेल की तरफ जा रही है, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी आती है, इनकी पार्टी के साथ मिलके मीटिंग करती है, लेकिन कहीं भी पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है, उसके अंदर कहीं भी इसका विरोध होते हुए नहीं दिखता। यानी इसकी इनकी इकोसिस्टम में कम बुद्धि के लोग भी शामिल होंगे, ज़्यादा बुद्धि के भी लोग शामिल होंगे, मामूली आदमी भी शामिल होंगे, खास लोग भी शामिल होंगे, दूर के समर्थक भी शामिल होंगे, नज़दीक के समर्थक भी शामिल होंगे। लेकिन ऐसी आपको एकात्मकता और ऐसी एकता आपको कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये जो एक असाधारण किस्म का उन्होंने एक संगठन बनाया है, असाधारण किस्म का अपना पूरा प्रपंच उन्होंने रचा है? जिसमें उनकी अपनी ताकतें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। जैसे कि जो कुछ पार्टियां भाजपा को बुरा भला कह के अलग हो जाती हैं, जैसे राजभर की पार्टी कभी अलग हो जाती है, कभी संजय निषाद की पार्टी अलग हो जाती है, कभी बीएसपी चली जाती है भाजपा के साथ, कभी बाहर आ जाती है, ये सब होता रहता है लगातार। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कोर पॉलिटिक्स है और अपना संगठनात्मक ढांचा है, वो उससे कभी प्रभावित नहीं होता। वो वैसा का वैसा ही बना रहता है और इसका एक लंबा इतिहास है और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ये संगठनात्मक ढांचा टूटेगा। अब जैसे आजकल बहुत चर्चा होती है, हो सकता है मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा की अखिलेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की को बहुत वो प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो ख़ैर देख उनका अपना विचार है, वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं इस मामले को कैसे देखता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश भाजपा में काफ़ी विवाद हैं, सब लोग जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई कैबिनेट मीटिंगों में नहीं जाते थे। वो एक तरह की विद्रोह की घोषणा थी मुख्यमंत्री के खिलाफ। 150 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ अनशन कर चुके हैं, धरना दे चुके हैं। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको। हुँ? इस वक़्त भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों में और उनके बीच में चलती बिल्कुल पटती नहीं है। जो भूपेंद्र चौधरी वाली प्रदेश कमेटी थी, उसने अ, इनके खिलाफ रिपोर्ट लिख के सबमिट कर दी कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी, योगी आदित्यनाथ की वजह से। ये भी यहां तक हो गया। सब जातियां जो है ना, वो अलग-अलग मीटिंगें कर रही हैं, उनके विधायक मीटिंग कर रहे हैं। कुर्मियों की मीटिंग हो चुकी है, राजपूतों की हो चुकी है, ब्राह्मणों की हो चुकी है, धोबियों की हो चुकी है, सबकी लोधी राजपूतों की हो चुकी है। कोई जाति बची नहीं है, इसकी अलग से मीटिंग नहीं हो गई हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक संकट की शिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी किसी संकट की शिकार नहीं है। आप सोचिए किसी और पार्टी में इतना उथल-पुथल हुई होती, किसी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ उसके 150 विधायकों ने धरना दिया होता। है क्या कि जितनी भी अलग-अलग मीटिंगें हो रही हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अ, अपनी दावेदारियां जो कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हिस्सा मांगने के लिए हैं। जो लोग ये मान रहे हैं कि इसकी वजह से कुछ नाराज़ तबके भाजपा छोड़ के दूसरी पार्टियों के पास चले जाएँगे, हैं? ऐसा कहीं होने नहीं जा रहा है, मेरा मानना ये है। जैसे ब्राह्मण भी जो कर रहे हैं, तो उनका पूरा दाँव ये है ब्राह्मणों का कि भई हमारे काम होने चाहिए पार्टी में। हम पार्टी को समर्थन देते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी जनसंख्या से बहुत ज़्यादा उनको एमएलए मिले हुए हैं, उनको एक उप मुख्यमंत्री मिला हुआ है, उनको बहुत सारे मंत्री मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। कोई देखा जाए तो सरकार में नुमाइंदगी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके काम-वाम नहीं होते इसलिए वो नाराज़ और दुखी हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है, अच्छा और जब वो चुनाव हारे थे, 2 सीटें रह गई थी, तब भी उनके अंदर कोई स्प्लिट नहीं हुआ।
बड़े आराम से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, नया नेतृत्व आया, उसने पार्टी को नई नई दिशा में ले गई। एक कमेटी बनी, कृष्णा शर्मा कमेटी, उसने झार की जाँच की। जाँच में उसने सिफ़ारिशें की, उन सिफ़ारिशों को सब लोगों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन सिफ़ारिशों को उन लोगों ने लागू किया। आपको याद होगा कि छोटे-मोटे जो स्प्लिट हुए, एक बार कल्याण सिंह का स्प्लिट हो गया था। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली थी। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा को दिक्कत हुई, कुछ लोधी राजपूतों के वोट उससे हटे, लेकिन फिर वो कल्याण सिंह वापस आ गए, लोधी राजपूत पुनः कल्याण सिंह के साथ-साथ उन लोधी राजपूत समाज भी उसमें चले गए। उमा भारती नाराज हो गई थी, उन्होंने एक बार मध्य प्रदेश में कुछ अपनी अलग अपनी दुनिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंततः वो भी उसके अंदर वापस आ गई। याद है आपको कि लाल कृष्ण आडवाणी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, उमा भारती गुस्से में पैर पटकती हुई मीटिंग से बाहर चली गई थी। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का लाभ उठा रही है उसमें नंबर 1 पे बात यह है उसकी विचारधारात्मक और सांगठनिक निरंतरता। जो निरंतर है वो अभूतपूर्व है। भारत की राजनीति में किसी और दूसरे संगठन या विचारधारा में वो निरंतर नहीं पाया जाता। और जो समझदारी है इसके लोगों की आपसी समझदारी, समझदारी ये नहीं कि देश और समाज के प्रति कोई वो अनूठी समझ रखते हो, मतलब वो नहीं कह रहा हूं मैं। ये हिंदू धर्म की उनके अंदर कोई बड़ी भारी समझ है, उसमें तो वो लोग बहुत कमजोर हैं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में, रणनीति में, काट फांस में वो लोग जो कदम उठाते हैं, नहीं सब लोग समझते हैं। किसी को समझाने की ऐसा नहीं है कि भाजपा के इकोसिस्टम में भाजपा के समर्थकों की कहीं कोई ट्रेनिंग हो रही हो, कहीं कैंप लगे हुए हो, कहीं उनको समझाया जा रहा हो, वो सब लोग समझते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से वो लोग सब समझ जाते हैं कि भाई ये काम इसलिए हो रहा है। अच्छा, ये जो एक विशेषता है, ये सफलता है, ये भारतीय जनता पार्टी को कई तरह के प्रयोग करने और उन प्रयोगों के सफलता या विफलता के बावजूद सुरक्षित रहने की गारंटी देता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो वो लोग बहुत सारे ऐसे-ऐसे प्रयोग भी करते हैं अपने भीतर, अपनी शक्तियों को लेके, जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हो। कोई दूसरा दल अगर इस तरह के प्रयोग करे, दूसरे दिन क्या होते हैं, सुरक्षित चलते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनकी एकता टूट ना जाए, उनकी पार्टी में लोग उनको छोड़ के भाग ना जाएँ, ये सब होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के कारण भाजपा कई दलों के मुकाबले अधिक तरह-तरह के कदम उठा पाती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब तक बात ये थी कि वो केवल एक बेहतर सामाजिक गठजोड़ बना पाते थे, जो मैं मानता हूँ वो भाजपा वाले बना पाते थे सामाजिक गठजोड़ दूसरों के मुकाबले। जैसे कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था, तो हम सब लोग ये जानते थे कि जो अ, एनडीए है, वो महागठबंधन के मुकाबले आकार में ज़्यादा बड़ा गठजोड़ है। हम लोग मानते भी थे इस बात को, है कि नहीं? हम लोग ये सब सोचते थे कि उस गठजोड़ में शायद आपसी मतभेद हैं, क्या हैं, ये तो अलग मानते थे। लेकिन जहाँ तक गठजोड़ का सवाल है, एनडीए महागठबंधन से हमेशा ही एक ज़्यादा बड़ा गठजोड़ था। तो एनडीए किसी भी दूसरे गठजोड़ के मुकाबले साइज़ और आकार में बड़ा रहता है हमेशा। और ये भारतीय जनता पार्टी की भी ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इससे भी उन्हें बड़ी सुविधा मिलती है उसमें करने में। जैसे कि मैंने जो एक डॉक्टर प्यारालाल गर्ग के साथ में जो चर्चा की, जो बहुत लोकप्रिय हुई, करीब 4 लाख लोगों ने उस चर्चा को देखा, जो रिपोर्ट आई उसकी बिहार चुनाव की ऑडिट रिपोर्ट आई, हैं? तो उसमें आप देखिए उसी में साफ है कि बिहार एनडीए के पास में बिहार में एनडीए के पास जो बीएलए थे, उनकी संख्या करीबन 90,000 थी, 90,000 से ज़्यादा थी। और महागठबंधन के पास जो बीएलए थे, उनकी संख्या उनसे 30-35 हजार कम थी। तो हमेशा ही एसआईआर के अंदर जो पहलकदमी थी, वो पूरी तरह भाजपा के हाथ में थी हमेशा। सरकार वगैरह तो उनके साथ में थी, लेकिन संगठन के तौर पे भी वो महागठबंधन से काफ़ी आगे थे। बहुत फ़र्क था 90 और 60 हजार के बीच में मतलब। हुँ, तो अब हम अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि उनके पास अब सरकार भी है 10 साल से पिछले। और 10 साल से सरकार में रहने के कारण उन्होंने कई इस तरह के काम किए हैं जिनको जिनको समझने में हम सब लोगों को बहुत देर लग गई। जैसे जब उन्होंने बीएलए की कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की, तो वो हम लोग नहीं समझ पाए कि भाई क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस की। अचानक एसआईआर कैसे, ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन दो इन लोगों के ख्याल में आया हो कि एसआईआर की जाए। इसकी बाकायदा इन लोगों के पास एसआईआर करने की योजना होगी। मेरा मानना है कि एक योजना नहीं होगी, इनके पास कई योजनाएं होंगी।
उन कई योजना में से एक योजना को उन्होंने ज्ञानेश कुमार जी के जरिए एक्टिवेट करने के बारे में सोचा और उन्होंने बिहार में उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया। तो अब क्या है कि एक तरफ तो सांगठनिक जो ऑर्गेनाइजेशनल सुपीरियरिटी है और ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी है मतलब जो है? एक तो उसने वो उनको दूसरी पार्टियों से 19-20 का नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां 15 रह जाती हैं और वो 25 हो जाते, 15-25 का फेर हो जाता है? उसके बाद में अब उन्होंने एक नई इस एसआईआर को उन्होंने एसआईआर वाले मॉडल को उन्होंने एक्टिवेट किया। अब स्थिति ये है कि वो एसआईआर और भाजपा की अपनी निरंतरता, उनके लोगों की उनके प्रति प्रतिबद्धता और उनका जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम का लगातार बने रहना और उसमें कभी भी दरार भी नहीं पड़ती है, मैं तो कहता हूँ। मुझे तो लगता नहीं है कि कभी कोई बहुत मेजर दरार पड़ी हो उसके अंदर। एक बार जरूर जब गांधीवादी समाजवाद को अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषित कर दिया था कि वो उनकी विचारधारा है, मतलब साथ में उन्होंने एकांत मानववाद को भी जोड़ा था दीनदयाल उपाध्याय के, लेकिन उसको ज्यादा महत्व मिलता दिखाई दिया था। तो उस बात पे कुछ विचारधारात्मक बहस हुई थी अंदर में, लेकिन वो विचारधारात्मक बहस कभी सांगठनिक दरार में नहीं बदली किसी तरह की। अब एसआईआर वाले मॉडल के एक मिनट और लूंगा। एसआईआर वाले मॉडल को अगर जोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है फॉर्मिडेबल, यानी भाजपा एक दुर्जेय पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है। अब उसकी दुर्जेयता है, इसको केवल एक ही तरीके से दुर्जेयता एक ही तरीके से पराजित की जा सकती है कि देश की जनता संकल्प कर ले कि भाई इस पार्टी को हराना है, तो ये तमाम जो हथकंडे हैं एसआईआर वगैरह के, ये सब नहीं चलेंगे। जैसे इंदिरा गांधी को उत्तर भारत ने सोच लिया था एक बार कि इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ कर देना, तो हालत क्या थी? हालत ये थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक भी सीट, उत्तर प्रदेश में दोनों 85 सीटें हुआ करती थी और बिहार में 50 सीटें होती थी, शायद 50 या 55 सीटें होती थी बिहार में। सारी सीटें कांग्रेस हार गई। 54 होती सीटें होती थी, सारी सीटें कांग्रेस, 85 और 54 सीटें सब जगह कांग्रेस हार गई थी। और वो हार कोई छोटे मोटे संख्याओं से नहीं हुई थी, लाखों लाखों वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे उस चुनाव में। तो मैं कह रहा हूं कि केवल जनता की नाराजगी की एक लहर ही इनको परास्त कर सकती है। दूसरा कोई तरीके से जो एक मार्जिनल तरीके से पराजित करने वाला जो एक प्रयास जो होता है कि भाई इतनी सीटें इनकी बढ़ जाएं, इतने वोट इनके कम हो जाएं, इनकी 10 सीटें बढ़ जाएं, उनके 5 वोट वहां से कम हो जाएं, ये सब जो लोग हम लोग करते हैं वो मुझे आसानी से होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। मैं इसको एक और संदर्भ प्रोफेशनल देखिए, प्रोफेशनल चुनाव तो बहुत सी पार्टियां लड़ती हैं। ये द्रमुक डीएम के बहुत प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है। मेरा मानना है कि टीएमसी भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है। बंगाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ज्योति बसु वाली जमाने की वाली, वो भी बड़े प्रोफेशनल और मशीनी तरीके से बिल्कुल एकदम पूरा उनका चुनाव तंत्र चलता था। बहुत से लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं, इसमें खास बात है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। भाजपा के साथ कुछ और ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग मान्यता नहीं देते, मान्यता देने में हिचकते। मैं इस पे एक और नजरिए से सोच रहा था। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जिसकी राज्य में सरकार होती है, स्थानीय निकाय के चुनाव में उस पार्टी को बढ़त हासिल होती है और जब बढ़त हासिल नहीं होती तब वो बड़ी खबर होती है, जैसे केरल में हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, उसे कोई बड़ी खबर नहीं उस तरीके से बनाया गया जैसे आज के दिन में खबर बनी है। और मैं ये भी देख रहा था कि बीएमसी में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 84 या 85 सीटें मिली थी, इस बार 88 और 90 के बीच में झूल रहे हैं। तो इतनी बड़ी सफलता नहीं है जितनी बड़ी सफलता दिखाई जा रही है। तो क्या ये भी एक है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को जब वो चाहती है तो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना देने में सफल रही है आज के दौर में खास तौर पे? इसे भी आप एक कारक मानते हैं कि आज हम ये बैठ के अगर बात कर रहे हैं, हमने केरल पे इस तरह की विस्तृत चर्चा नहीं की और हम महाराष्ट्र पे कर रहे हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है, जबकि सफलता उतनी बड़ी नहीं खासकर बीएमसी के संदर्भ में देखें तो। नहीं, केवल बीएमसी का सवाल नहीं है, क्योंकि बीएमसी का बजट बहुत होता है, वो बंबई को पूरा चलाती है, इसलिए बीएमसी ज्यादा ध्यान रहता है। आप जो जितनी नगर परिषदों, नगर पालिकाओं को चुनाव हुए हैं, उसमें 2-3 को छोड़ के बाकी सभी जीत दिया है भाजपा ने। सवाल यह है कि पूरे महाराष्ट्र के 90% 80 से 90% जो नगर निकाय हैं जो है, उनमें भाजपा का शासन हो गया है वहां पे
ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए वो चीज़ केवल बीएमसी के चुनाव नहीं रुके हुए थे, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव रुके हुए थे। इसलिए और महायुति एकजुट भी नहीं रहा। महायुति के निकल जाने के अजित पवार के निकल जाने के बावजूद भी वो लोग चुनाव जीतने में सफल रहे और अजित पवार तो बिल्कुल एकदम शून्य में बदल गए। जो निकल के गए हो तो उनको कुछ भी नहीं हासिल हुआ। तो ये एक जिस तरह की राजनीतिक शक्ति है भाजपा, वो एक अलग तरह की राजनीतिक शक्ति है। मैं मानता हूँ अभी भी उसकी ताकत जिस तरह बनी है और जिस तरह उस ताकत को उन्होंने बचा के रखा है, जिस तरह खड़ा किया है, जिस तरह उसके विभिन्न नए पहलू उसके अंदर जोड़े हैं, इसका अध्ययन ठीक से हुआ नहीं है अभी तक। यहाँ तक उन लोगों भाजपा वालों ने भी खुद अध्ययन उनके भी किसी बुद्धिजीवी ने इसका अध्ययन करके नहीं दिया है अभी तक। आपने ये सारी जो विश्लेषण किया उसमें आप एआईएमआईएम को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है, जो कि उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है और बिहार में भी ऐसा दिखा था कि मुस्लिमों का एक तबका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। उनके भीतर नाराज़गी रहती है कि आरजेडी यादवों की पार्टी ज़्यादा है, उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो क्या ये सेक्युलर पार्टियों के लिए एक चेतावनी है? क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक देखिए, सफलता जब है? भी आप किसी समाज के वोटों को बाई प्रॉक्सी लेने की कोशिश करेंगे, भाई कांशीराम को सफलता क्यों प्राप्त हुई थी? सब लोग कांग्रेस को वोट करते थे, भाजपा को तो कोई वोट देता नहीं था दलितों में। दलित वोट कांग्रेस का वोट था और वो आजादी के बाद से लगातार था। मेरा मानना है कि इमरजेंसी में भी वो नहीं छूटा था कांग्रेस से। शायद जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ के चले आए थे इसलिए कुछ हिला होगा, लेकिन फिर दोबारा 80 में फिर कांग्रेस के पास पहुंच गया। दलित वोट कांग्रेस का वोट था। लेकिन कांशीराम ने आप ओवैसी और कांशीराम को भी उन दिनों कहा जाता था कि ये फलाने का एजेंट है, ढिकाने का एजेंट। सब कांशीराम के बारे में भी ये बातें की जाती थी। कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांशीराम को सीआईए का एजेंट कहते थे और भी कहते थे ये फलाने का एजेंट है, ढिकाने का एजेंट है, इसको हरवाता है, उसको पता नहीं क्या-क्या उनके बारे में कहा जाता था और वो हमेशा इन बातों को बड़े तिरस्कार और उसकी दृष्टि से देखते थे। आप देखिए कि किस तरीके से कांशीराम ने दलितों को ये समझाया कि आपके वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको उसके उसके बदले सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी मिल रही है। तो वो उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और भी कई जगहों के दलितों को ये समझाने में नाकाम रहे। ये सही बात है कि वो अपने उनको जितने लाभ हुआ उन दोनों, उस लाभ को वो लोग टिका नहीं पाए, बचा के नहीं रख पाए। कई जगह उन्होंने उन लाभों को अपने हाथ से निकल जाने दिया, जानबूझ के भी निकल जाने दिया, ऐसा कांशीराम की आरोप लगता है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि यही बात ओवैसी सब मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके वोट ये लोग लेते हैं, लेकिन आपकी बात कोई नहीं उठाता, आपकी बात तो मैं उठाता हूं। तो ऐसा करते-करते जब एक आदमी लगा ही रहेगा उसमें, तो उसमें धीरे-धीरे करके उसकी कोई ना कोई आवाज तो बननी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसके इर्द-गिर्द हो पाएँगे। जहाँ परिस्थिति अनुकूल होगी वो जीतेगा। ऐसे सीमांचल उनके लिए एक अनुकूल अखाड़ा है। तेलंगाना का पुराना हैदराबाद है, वो उनके लिए अनुकूल अखाड़ा है। उनके पिताजी के ज़माने से अनुकूल अखाड़ा है उनके ज़माने। तो इसी तरह देश में कई जगह ऐसे उनके पॉकेट्स बन सकते हैं उनके ओवैसी के। लेकिन वो पॉकेट से आगे जा पाएँगे इसमें मुझे शक है। तो कुल मिलाकर क्या हम आखिर में ये कह सकते हैं कि अब इंडिया गठबंधन जैसी चीज़ अप्रासंगिक हो चुकी है क्योंकि सब नहीं, लोग नहीं, ये अलग-अलग नहीं। चुनाव ही लड़ रहे हैं? इंडिया गठबंधन तब अप्रासंगिक होगी जब इंडिया गठबंधन होगा। इंडिया गठबंधन का तो मैं मानता हूँ अस्तित्व जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं है वो अप्रासंगिक कैसे होगा? कोई चीज़ अप्रासंगिक और प्रासंगिक तभी होती है जबकि कहीं वो सक्रिय होती है, उसका वजूद होता है, कोई सांगठनिक ढांचा होता है उसका, उसके पास कोई योजना होती है, उसके पास कोई घोषणा पत्र होता है, कुछ होता है उसके पास। इंडिया गठबंधन है कहाँ? इंडिया गठबंधन अगर मैं अभी भी कहता हूँ, इंडिया गठबंधन अगर आज भी बन जाए, फिर से और उसकी गतिविधियां शुरू हो जाएं, तो भाजपा की जो बहुत शानदार और चमकदार जीत दिख रही है, फिर से लगने लगेगा कि ये शक मामले, क्योंकि आखिरकार ये इतना सब करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 37% से ऊपर तो वोट मिला नहीं है। आप सोचिए,
और ये 37% वोट भी इसलिए 37% दिखाई पड़ता है कि अपने प्रभाव क्षेत्रों में भाजपा को ज़्यादा वोट मिलता है काफ़ी, हर सीट पे। अगर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विक्ट्रीज़ हैं भाजपा की, अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी विक्ट्रीज़ असाधारण जीतें जो हैं बड़े-बड़े अंतराल से, अगर वो जीतें सामान्य अंतराल पे कर दी जाएँगी, तो दरअसल ये वोट घट के 35% पे आ जाएगा, 34% पे आ जाएगा वोट। तो 100 साल की इस असाधारण विचारधारात्मक निरंतरता के बावजूद, 100 साल की इस असाधारण सांगठनिक निरंतरता के बावजूद और बहुत ही संकल्प करके जिस तरह वो चुनाव लड़ते हैं, जिसको अखिलेश जी ने प्रोफेशनल कहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आज तक व्यावहारिक रूप से 35% हिंदू समाज को एक से ज़्यादा एकजुट नहीं कर पाई है। तो जैसे ही उसके खिलाफ कोई राष्ट्रीय मोर्चा बनता है, वैसे ही उसमें बौखलाहट पैदा हो जाती है। अरब-अरब बकने लगते हैं, इनके संतुलन खो देते हैं अपना। मैं आज भी कहता हूँ जितने आज शानदार और संतुलन तरीके से काम करते हुए दिख रहे हैं, जिस दिन राष्ट्रीय मोर्चा बनेगा, भारतीय जनता नरेंद्र मोदी अपना संतुलन खो दिया था नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में। इधर-उधर की बातें बोलने लगे थे, कैसी-कैसी बातें बोलने लगे थे, हँसी आती थी कि वही आदमी है, जो इतना ज़्यादा मजबूत लगता था। हिल गए थे पूरी तरीके से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष की एकता, विपक्ष अगर अपनी एक उद्देश्यपरक और नियोजित एकता करता है, तो फिर भाजपा में संकट की शुरुआत हो जाएगी। फिर इनको रणनीति समझ में नहीं आती क्या किया जाए। सारी इनकी जो अभी अब जो प्रोफेशनलिज़्म जो है ना, हैं? वो सारा प्रोफेशनलिज़्म गड़बड़ा जाता है इनका। क्योंकि उन्हें पता है इनकी औकात 35% ज़्यादा की नहीं है। आप म्यूट हैं। आज की अपनी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम रविवार के दिन मिलेंगे और आनंद वर्धन जी और अभय जी के साथ साप्ताहिक चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।